नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। ठगी के तो आपने कई सारे तरीके देखे होंगे, सुने होंगे। कभी लोन के नाम पर ठगी तो कभी ऑनलाइन ठगी। हो सकता है आप भी ठगी का शिकार हुए हों, लेकिन गुरुग्राम पुलिस ने ऐसे ठग को गिरफ्तार किया है जो ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर लोगों से करोड़ों की ठगी को अंजाम देता था। इसका खुलासा भी तब हुआ जब आरोपी ने भाजपा के प्रदेश के प्रवक्ता को ही ईडी के नाम पर चूना लगाने की कोशिश की। वो पूर्व में मेयर भी रह चुके हैं। ये पूरा मामला क्या है और इसका खुलासा कैसे हुआ, इसे समझने के लिए पहले हमारी रिपोर्ट आप देखिए। उसके बाद हम तसल्ली से और विस्तार से चर्चा करेंगे इस बात के ऊपर कि आखिर इस तरह के गिरोह का जो मैकेनिज्म फंक्शनिंग होती है वो किस तरह से काम करती है। रिपोर्ट देखिए, पूरे मसले को समझिए। गुरुग्राम में नटवर लाल बिछा रहा ठगी का जाल। जी हां, गुरुग्राम पुलिस ने एक ऐसे ही नटवर लाल को गिरफ्तार किया है जो ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर लोगों से ठगी करता था। ईडी का समन भेजकर करोड़ों की डिमांड करता था और फिर बड़ी चालाकी से उनसे पैसे ऐंठ लेता था और रफू चक्कर हो जाता था। इसका खुलासा तब हुआ जब आरोपी ने हरियाणा भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता यशपाल बत्रा से ईडी के नाम पर 400 करोड़ की जांच का डर दिखाकर 4 करोड़ की डिमांड कर दी। ये एक यशपाल अरोड़ा और उसका पूरी फैमिली और उसके पूरे गैंग जो एक इस तरीके के काम करते हैं, जो पहले लोगों की शिकायतें करके उनसे इस तरीके की वसूली करते हैं, ईडी के नाम से, सीबीआई के नाम से, एमसीजी के नाम से और भी अलग अलग डिफरेंट तरीके की कंप्लेंट्स करके उनके खिलाफ उनसे पैसा वसूलने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही पीछे इन्होंने कोई कंप्लेंट, फेक कंप्लेंट मेरे नाम से करी कि इनके पास इतनी प्रॉपर्टी और ये और वो, ईडी के अंदर, सीबीआई के अंदर, और अपने आप को बताया कि मैं सीबीआई का डिप्टी डायरेक्टर हूं, मेरा बेटा ईडी में है, मेरी वाइफ, इस तरीके की ये सारी बातें इन्होंने बताई। और उस मामले को निपटाने के लिए इन्होंने एक मध्यस्थता वाला एक बीच में बंदा इन्होंने तय किया, वो मेरे से संपर्क में रहा। ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी आरोपी बड़े बड़े बिल्डर्स, बिजनेसमैन समेत कईयों को अपना शिकार बना चुके हैं। इसके लिए आरोपी का एक गिरोह भी था। हालांकि पुलिस ने आरोपी यशपाल, राहुल और जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। ये एक आदमी लगातार ईडी व सीबीआई के अपने आप को अधिकारी बताते हुए एक यशपाल बत्रा नामक व्यक्ति से लगातार उसकी शिकायतें करने के और उससे वो शिकायतें वापस लेने के नाम पे और उनकी सेटलमेंट कराने के नाम पे उससे धमकी दे के 4 करोड़ रुपए की राशि मांगी जा रही थी, जिसके संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर हमने एक रेडिंग पार्टी तैयार की और उसमें 2 लाख रुपए जो उनको देने थे उसको तैयार करके उन पे साइन करके और वो लेते हुए उस व्यक्ति को रेड हैंडेड पकड़ा गया। ईडी और सीबीआई के नाम पर लोगों को चूना लगाना ये कोई पहला मामला नहीं है। देखने और सुनने में तो बड़ा ही साधारण सा लग रहा है, लेकिन इसमें कई पेच भी है। जो आरोपी है जिसका नाम यशपाल अरोड़ा है और एक उसका बेटा राहुल अरोड़ा है, उनको अभी तक हमने गिरफ्तार किया है, लेकिन इस मामले में काफ़ी और भी पेचीदगियां हैं और ये लगातार सरकारी एजेंसियों के नाम पे इस तरह की आरोप हैं कि इन्होंने लगातार इस तरह की चीज़ें की हैं और लोगों से पैसे ऐंठे हैं। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इनकी गिरफ्तारी के बाद भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर किसकी शह पर ये आरोपी ईडी, सीबीआई या नगर निगम के बड़े अधिकारियों के नाम पर लोगों से ठगी को अंजाम दे रहे थे। इस गिरोह के तार कहां तक जुड़े हुए हैं? क्या कोई बड़े अधिकारी भी इस सब में शामिल है या फिर इस गिरोह का मास्टरमाइंड कोई और ही है, जिसके इशारे पर ये लोगों को डरा धमकाकर ठगी को अंजाम देते थे? हरियाणा न्यूज के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट। तो हमारे साथ सुशील सिंह, हमारे संवाददाता, इस मसले पर जुड़े हैं पूरी जानकारियों के साथ। महाराज सिंह जी, पूर्व एसपी, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और कुछ ही देर में यशपाल बत्रा जो कि पीड़ित हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ होंगे। बहुत स्वागत है आपका महाराज जी इस खास कार्यक्रम में। सुशील, सबसे पहले आपके पास आता हूं। हमें ऐसी भी जानकारियां लगी हैं कि 8 लाख रुपए वो दे भी चुके थे। तो भाजपा के जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, सूझबूझ रखने वाले व्यक्ति हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, चेतावनी नहीं थी पहले खुद के लिए क्या? सुशील।
सुशील, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? आवाज नहीं पहुंच रही है। महाराज जी, मैं आपके पास आता हूं। पहले ये जो मैकेनिज्म काम करता है सर इस तरह का, अब कुछ मूवीज भी बन चुकी हैं, फेक केसेस हैं, लोगों को खुलेआम पता है कि भाई नकली लोग भी इस तरह से परेशान करते हैं। एक सूझबूझ रखने वाला व्यक्ति भी अगर 8 लाख रुपए दे देता है, हालांकि पकड़े गए बाद में, लेकिन ये सोचने वाली बात है अपने आप में, ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है? इसमें सबसे बड़ी जो मैकेनिज्म का मेन जो पार्ट है वो है डर। इसमें इज्जत का डर, और अगर थोड़ा बहुत कुछ गलत कर रखा है उस बात का डर, तो जो डर है वो इसमें, खासतौर से इज्जत का डर, वो ज्यादा इसमें रोल प्ले करता है। अब जैसे आज की सरकार की हम बात करें तो ईडी और सीबीआई का डर हर किसी के दिमाग में बैठा हुआ है कि ईडी और सीबीआई किसी के पीछे भी लग सकती है। तो जब सरकार की तरफ से ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल इतने मतलब डराने के लिए किया जा रहा है, तो उसका भय आप लगा सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि उसका भय किसी भी इंडिविजुअल के दिमाग में कितना होगा। भय तो होना चाहिए ईडी और नहीं, सीबीआई का। देखिए, भय होना, जो जिस तरह की आप बात कर रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन जिस तरह से सरकार सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर रही है, वो भय एक अलग किस्म का है कि वो समय समय पर कोई समय ऐसा देख के कि किसको कब डर में लेना है, कब लोगों को डर दिखाना है, वो बहुत बड़ी बात है। टाइम मैनेजमेंट जो है इसमें, तो अब जैसे यशपाल बत्रा जी हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, सीनियर मेयर भी रहे हैं। उनके हो सकता है किसी बिल्डिंग में उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ गलत कर रखा हो, मुझे नहीं पता, उस डिटेल में हम नहीं जा रहे, लेकिन उनके यहाँ नोटिस भेजे गए और फिर मीडिएटर बीच में आए। तो जब आदमी के दिमाग में डर होता है, मीडिएटर भी वही लोग थे सर, मीडिएटर भी उन्हीं का प्लांट किया हुआ आदमी। हाँ, जो भी था, मीडिएटर तो होगा ही प्लांट किया हुआ। मीडिएटर नया आदमी तो हो ही नहीं सकता, वो जो प्लांट करते हैं वही मीडिएटर होता है। तो जो मीडिएटर उनके पास पहुंचा, तो सबसे बड़ी बात थी यशपाल बत्रा के लिए कि उसे ये डर था कि तेरी इज्जत का ढेला हो जाएगा, तो उसको बचाने के लिए उसने किया। और जब उसे ये शक हुआ होगा कि ये तो सब कुछ गलत हो रहा है, तो उसने पुलिस की हेल्प ली है। सुशील से लेता हूं मैं एक बार ये थोड़ा सा डिटेल इस बारे में। सुशील, क्या बात केवल इज्जत के डर की ही है या कुछ और भी आगे की कहानी है? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर अभी मामला कल दर्ज हुआ है और मामला दर्ज के बाद 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अभी इसमें और भी लोगों की गिरफ्तारी बाकी है। माना जा रहा है कि एक वकील भी इसमें है और वो शामिल है। हालांकि जब दूसरे पक्ष के लोग हैं, हालांकि उनसे कैमरे पर तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन उनके तरफ से जो बात हुई, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इससे पहले वो आरटीआई भी लगाते थे और कई लोगों का आरटीआई से उन्होंने खुलासा भी किया है। तो निश्चित तौर पे यह भी हो सकता है कि आरटीआई के आड़ में इस तरह का धंधा चल रहा हो, या फिर पुलिस के जो पुलिस अधिकारी हैं इस मामले की जांच कर रहे हैं कि अब तक कितने लोगों के साथ इस तरह की ठगी हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले हुए हैं। अमूमन हम अगर विगत 1 और 2 साल का जिक्र करें तो गुरुग्राम में लगातार ईडी की और सीबीआई की रेड हुई है और बड़े बड़े लोगों पे रेड हुई है। तो निश्चित तौर पे कई ऐसे बड़े जो लोग हैं वो इसके डर से कहीं ना कहीं डरते जरूर हैं और अमूमन बहुत जल्द इस झांसे में आ जाते हैं। और कई ऐसे फोन कॉल्स की भी शिकायत हुई है जिसमें लोगों के पास ऐसी कॉल्स जाते हैं और वो आनंद फानंद में वहां पहुंचकर पैसे दे देते हैं और अपना जान छुड़ा लेते हैं। क्योंकि देखिए, सब कुछ सही महानगरों में तो संभव नहीं होता और कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति हो उस पर कोई ना कोई आरोप जरूर होते हैं, वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर इस तरह की बातें होती है। साथ ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का डर होता है कि अगर सीबीआई में आए, ईडी में आए या इनकम टैक्स की रेड में आए तो निश्चित तौर पर उनकी फजीहत होगी और कई मामलों का खुलासा हो सकता है। क्योंकि इससे पहले सीनियर डिप्टी मेयर रहे हैं यशपाल बत्रा, इनको कानून का भी काफी कानून की जानकारी है। एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे यहाँ रहे हैं, सीनियर डिप्टी मेयर रहे हैं, कई कार्य इन्होंने किया है, डेवलपमेंट का कार्य किया है। तो निश्चित तौर पे सीबीआई का मैं आता हूँ सुशील आपके पास। यशपाल बत्रा जी खुद हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन में। सुशील, मैं वापस आऊंगा आपके पास। यशपाल बत्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यशपाल जी, स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। जी नमस्कार जी। कहां तक पहुंची कानूनी कार्रवाई सर? सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा। एक यहाँ पे मिस्टर यशपाल अरोड़ा हैं और उनकी मतलब पूरी फैमिली या पूरा उनका जो लोग जो उनके गैंग है, ये क्या करते हैं, लोगों की शिकायतें करते हैं, उनसे पैसा वसूल करते हैं। अब इन्होंने पीछे
4-5 महीने पहले मेरे कांटेक्ट में है कि हमने एक सीबीआई ईडी में आपके नाम की कंप्लेंट करी हुई है। आपको AK सिंह मिनिस्टर कोई वहां पे डिप्टी डायरेक्टर, वो 4 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। आपकी प्रॉपर्टी 400 करोड़ रुपए की आपकी प्रॉपर्टी है, उसके लिए वो 4 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, नहीं तो आपको, आपकी घरवाली को, आपकी फैमिली को खा लिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा और डिफरेंट केस रजिस्टर्ड कर दिए जाएंगे। और उसके बाद वो रिकॉर्ड चलती रही सारी, मैंने रिकॉर्डेड सारी चीजें करी इनकी। तो फिर इन्होंने एक मुझे नोटिस भेजा ईडी के नाम से, और वो उसके अंदर एक, वो जब मैं वहां मौके पे गया ईडी के ऑफिस, तो वो 3 महीने पहले वहां उस एड्रेस से ईडी का ऑफिस शिफ्ट हो चुका था। और एक दिन सब कुछ इनको ट्रैप करने की प्लानिंग बन गई, तो ट्रस्ट दिलाने के लिए हमने इनको 10 लाख रुपए भी दे दिए, वो ट्रस्ट दिलाने के लिए, और 4 करोड़ रुपए की टोटल डिमांड कर रहे थे। कल रेड हैंडेड हुए हैं ये सब, ये और एक और बीच में से दोनों रेड हैंडेड कराए इनको 2 लाख रुपया कैश देते हुए, पुलिस ने उसको रेड हैंडेड किया। नहीं सर, सवाल इस बात के ऊपर भी उठ रहे हैं कि 10 लाख रुपए आपने दिए, तो इनिशियली आपको जांच एजेंसियों को इस बात की जानकारी देनी चाहिए थी। जी बिल्कुल दे रखी है उनको, बिल्कुल दे रखी थी, सबको जानकारी थी कि ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हो रहा था इनका, कि पैसे देंगे कि नहीं देंगे, हमें अरेस्ट तो नहीं करा देंगे। उस ट्रस्ट को दिलाने के लिए 10 लाख रुपए हमने इनको दिए थे। तो उसकी रिकवरी कैसे करेंगे अब आप? अभी ये तो पुलिस का काम, तो इन्वेस्टिगेशन और पुलिस करेगी रिकवरी। मैंने अपनी कंप्लेंट करके दे दी उनको लिख के। आपको शक कैसे हुआ यशपाल जी कि ये सब फेक मैकेनिज्म के साथ चल रहा है? असल में क्या था कि ये इस तरीके के गिरोह चल रहे हैं शहरों में, और अब मैं 1-to-1 एज ए सीनियर डिप्टी मेयर गुरुग्राम में काम किया है, तो मुझे 1-to-1 नॉलेज भी है कि किस तरीके के काम होते हैं। कुछ बात होती है इस तरीके के बीच में लोग कैसे आ सकते हैं, और अपने आप को सीबीआई का डिप्टी डायरेक्टर बताना, इस तरीके। और सीबीआई का डिप्टी डायरेक्टर मेरे पास आके मेरे से पैसों की डिमांड करेगा, दूसरों से करेगा, वो हो नहीं सकता था। वो उस तरीके की चीजें जो चल रही थी, वो मैं समझ गया था कि ये चीजें प्रॉपर कोई ना कुछ इनके दिमाग में चल रहा है। और लोगों से भी सुनता रहता था कि गुरुग्राम के अंदर इन्होंने बहुत ठगी कर रखी है। और एक सीबीआई के अंदर इसी यशपाल अरोड़ा इसकी वाइफ के नाम से एक इन्होंने फ्रॉड किया था बैंक से, और उनमें सजा प्राप्त है और जमानत पे चल रहे हैं सीबीआई कोर्ट से, और बहुत सारे और मुकदमे भी इनके खिलाफ दर्ज हो रखे हैं। तो जब ये सब कुछ आपको पता लगा, आपने पुलिस को उसी समय सूचना दी थी? जी, मैंने उसी टाइम पुलिस को, अपने कमिश्नर मैडम को बता दिया था, और उसके बाद उन्होंने एक टीम बनाई और प्रॉपर उसके अंदर रिकॉर्डिंग और ये सारी चीजें चल। अभी क्या कुछ है जो जांच चल रही है, पुलिस की जो कार्रवाई चल रही है, आप संतुष्ट हैं उससे? हाँ बिल्कुल चल रही है जांच, संतुष्ट है। अब 1 दिन का रिमांड मिला है, अभी देखते हैं आगे इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या होगी, क्या होता है। थोड़ा सा अगर हिस्ट्री की बात करूं यशपाल जी, अगर आप जानकारी दे पाए इन लोगों की, तो आप केवल पहले ही केस है या इससे पहले भी इस तरह की चीजें हो चुकी हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे सामने ही 30-40-50 आदमी तो मेरे सामने आ चुके हैं, जिनसे इन्होंने कोई कंस्ट्रक्शन के नाम से या एनओसी के नाम से फायर की, या और किसी भी डिपार्टमेंटों के काम कराने के, IT के में, इनकम टैक्स में, GST में कराने के पैसे ले रखे हैं कि 3 लाख लगेंगे, तुम्हारी वहां कंप्लेंट है। इस तरीके से 40-50 लोग तो मैं ही जानता हूँ जिनको मेरे संपर्क में आ चुके हैं अब तक। तो यशपाल जी, आपको क्या लगता है, अगर मैं आपकी व्यक्तिगत राय पूछूं तो, कि लोग डर के मारे, ईडी सीबीआई जैसी बड़ी संस्थाओं के मारे, डर के भय के कारण ये पैसे दे देते हैं, या फिर कुछ और भी कारण हो सकता है? देखो, ये लेमैन वाली बात होती है, किसी को नहीं पता, कोई आदमी को कितना डरा दिया जाए, उनके डॉक्यूमेंट निकाल के, प्रॉपर कैसे डॉक्यूमेंट निकालते हैं ये, उनके सारे डॉक्यूमेंट निकाल के और उनकी कंप्लेंटें करके और लोगों को डरा भरा के उनसे पैसा हटने का इनका काम था। और प्रॉपर पिछले, मुझे लगता है इसकी अगर हिस्ट्री और इतिहास निकाला जाए तो ये 30-40 साल से ही काम कर रहे थे। मतलब यशपाल बत्रा इसलिए इनके कब्जे में नहीं आए क्योंकि आप नापाक थे, आप पाक साफ थे। बिल्कुल, माफ कीजिएगा। बिल्कुल अगर मैं होता तो मैं डरता। मैं डरा इसलिए नहीं कि मुझे पता था कि इन कंप्लेंटों से कुछ नहीं होना, ये जानबूझ के मुझे और मेरे परिवार को तंग करने और पैसा ऐंठने की कोशिश कर। कोई वकील भी इसके अंदर बताया जा रहा है सर? जी हाँ, एक एडवोकेट है जिनके माध्यम से ये शिकायत करा। तो ये नोटिस वगैरह एडवोकेट ही ड्राफ्ट करता था या फिर ये सब कुछ फर्जी था इनका भी? नहीं, अब ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, क्या निकलता है उससे। ठीक है यशपाल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। महाराज जी, सुना आपने, ये गिरोही है जो एक तरीके से काम कर रहा है फर्जी तरह से। जी, इसमें 2 बात निकल के आई। एक तो थोड़ा सा पार्ट यह है कि RTI का सहारा ये लेते थे। एक, जितनी भी सरकारी एजेंसीज है जहां भी इनकी पहुंच थी, अब जो सबसे सीरियस पार्ट वो ये है कि किसी दफ्तर में किसका काम पेंडिंग है उसका इनको पता होना। इसका मतलब ये है
कि ये उस दफ्तर में जो रिश्वत का काम, उसका दलाल का काम ये करते हैं। और आम आदमी को किसी के पेपर का कि किस दफ्तर में किसका क्या काम पेंडिंग है, ये उसी को पता हो सकता है जो उसमें दलाली करता अफसरों की। तो ये यशपाल बत्रा जी थोड़ा समझदार थे, उन्होंने उसको बड़े टेक्निकली हैंडल किया और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात करने के लिए 10 लाख रुपए भी दिए और पुलिस के साथ संपर्क रखा। ये तो एक अच्छी बात थी। और ये गिरोह जैसे बहुत पुराना चल रहा है। अब एक बात और निकल के आई कि जो नोटिस दिया गया था, जो एड्रेस था, उस एड्रेस पर ऑफिस तो था ईडी का, वो कुछ दिन पहले ही बदला। इसका मतलब ये है कि ये ईडी के साथ भी जुड़े हुए तो हैं। यहाँ पे ईडी के साथ जुड़े हुए हैं या ईडी का कोई इनके साथ जुड़ा हुआ है? जो एक ही बात है। हाँ। भाई किसी अधिकारी के साथ जुड़ना, किसी वो ईडी का ही आदमी है ना जिसके लिए काम करते होंगे। संभव है, बिल्कुल। सुशील, ये घर का भेदी वाली भी कहानी हो सकती है क्या यहाँ पर अंदर डिपार्टमेंट्स में? देखिए केशव, इसकी खबर की जानकारी रात आई थी। लगभग 9 बजे करीब में यह जानकारी आई कि न्यू कॉलोनी थाने में पुलिस ने 3 ऐसे लोगों को बैठा रखा है जो कहीं ना कहीं इस तरह के काम करते थे और लोगों को धमकाकर पैसा ऐंठते थे। इस बारे में रात भी मैंने जानकारी हासिल की तो पता चला कि ये लोग आरटीआई के माध्यम से आरटीआई निकालते थे और फिर ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं से किसी सोर्सेज से लिस्ट निकालते थे जिनके ऊपर किसी एजेंसीज का, चाहे वो इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो या ईडी हो, उनका कहीं ना कहीं नाम चल रहा हो और वैसे व्यक्ति के संपत्ति की जांच या उसके व्यक्ति पर कहीं ना कहीं किसी एजेंसी की नजर हो, उसको ये लोग टारगेट करते थे और टारगेट कर सबसे पहले उसके इंफॉर्मेशन निकालते थे और फिर उसको एक समन भेजकर या उससे संपर्क कर बताते थे कि आपकी जांच यहाँ चल रही है, बहुत जल्द आपके यहाँ रेड होना है और रेड हो सकता है। अगर इस पूरे मसले से बचना चाहते हैं तो इतने पैसे लेकर हम साठगांठ सेटिंग करा सकते हैं या आपकी साठगांठ करा सकते हैं। तो इससे देखिए 2 बातें हैं। उसके बाद जानकारी हुई कि पुलिस ने उसके बाद एफआईआर दर्ज किया और फिर इन तीनों को गिरफ्तार किया। हालांकि इसमें और भी जो बाकी लोग हैं उनको भी अभी गिरफ्तार करना बाकी है। लेकिन इस पूरे प्रकरण से एक बात साफ हो गया कि गुरुग्राम में जिस तरह से क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है और जो काम क्राइम करने का तरीका है, जो ठगी का तरीका है, वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया। और ऐसे जो लोग हैं, जो प्रदेश के सह प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के यशपाल बत्रा हैं, जो पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर भी रहे हैं, तो निश्चित तौर पे इनके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है। और जो लोग हैं जो पकड़े गए हैं, ये कहीं ना कहीं पहले से भी इनके संपर्क में जरूर रहे हैं, जो जिनके पास पूरी जानकारी यशपाल बत्रा के बारे में होगी थी और इन लोगों ने इनको इजीली टारगेट करने की कोशिश की। लेकिन ये उन्हें पता नहीं कि ये दाव उल्टा पड़ जाएगा और पूरी तरह से जब जानकारी यह निकल कर आई, जैसे ही मुझे जो लग रहा है कि ऐसे जब ये लोग अपना शिकार ढूंढते हैं तो उस शिकार को ब्लाइंड में रखते हैं, चाहे वो एड्रेस देना हो, जहां से समन भेजते हैं, जहां से नोटिस सर्व करते हैं, वो भी एग्जैक्ट भेजते हैं और वहां तक इनके लिंकअप जरूर होते हैं। वो चाहे केवल सीबीआई ईडी की बात मैं नहीं करता, इनकम टैक्स की भी। और इन्हें एक बात और इसमें सत्य है कि सबसे ज्यादा रेड्स गुरुग्राम में होते हैं, चाहे डिफरेंट एजेंसीज के, तो अमूमन लोग डर जाते हैं और भय में आके पैचअप कर लेते हैं। यह भी खेल कुछ ऐसा होगा। हालांकि जो दूसरा पक्ष है जिनकी गिरफ्तारी हुई है और साथ ही जिनकी गिरफ्तारी अभी होनी बाकी है, इसके बाद पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करेगी उसमें पता चलेगा कि एग्जैक्ट मैटर था क्या। ठीक है सुशील। महाराज जी, एक फाइनल कमेंट लूंगा बड़ी जल्दी से मैं आपसे। समाधान किस तरह से हो इस तरह के केसेस का, स्थायी समाधान? मैं थोड़ा सा यही बताता हूँ कि जो आरटीआई लगाते हैं, दफ्तर वाले अपने आप को बचाने के लिए आरटीआई के सहारे से अपनी इंफॉर्मेशन लीक करते हैं। इसे ठगी का नहीं, इसे करप्शन का पार्ट भी मानना चाहिए। ठगी का मतलब तो ये है कि ये प्राइवेट जो आदमी यही रह जाएंगे, लेकिन इंफॉर्मेशन जो शेयर की गई और महकमों ने अपने आप को बचाने के लिए आरटीआई के तहत ये इंफॉर्मेशन दी, तो जो दफ्तर के आदमी मिले हुए हैं, करप्शन का एक नया तरीका है ये। मैं इसे इस तरह से कहूँगा कि जो सरकारी दफ्तरों में काम चल रहा है जिसमें करप्शन की बात है, तो उन्होंने एक नया तरीका ढूंढा है। और जो आज की सरकार भ्रष्टाचार मुक्त की बात कर रही है, नए नए तरीका इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये ढिंडोरा ज़्यादा पीट रहे हैं, काम कम हो रहा है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। महाराज जी बहुत धन्यवाद आपका। सुशील, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए, बहुत धन्यवाद आपका।